दोस्तों नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने कुछ पॉलिटिकल बातें लेकर के आया हूँ। आपको मालूम है ममता बनर्जी इस वक्त दिल्ली में है, तो दिल्ली में वो क्यों है ये तो लगभग सभी जानते हैं कि दिल्ली में वो क्यों है, लेकिन क्या हो रहा है दिल्ली में ये मैं आपको बताने वाला हूँ। आपको पता है कुछ दिन पहले प्रशांत किशोर ने शरद पवार जी से मुलाकात की थी। आपको ये भी पता है कि उन्होंने राहुल और प्रियंका से मुलाकात की और उसके बाद फिर वो सोनिया गांधी जी के घर गए और फिर वहां करीब 4 से 7 घंटे तक बैठक चली। तो ये एक बैकड्रॉप था कहानी का। कल से ममता बनर्जी खुद दिल्ली में है। वो अपनी पार्टी की पार्लियामेंट्री पार्टी की लीडर भी चुन ली गई हैं, तो यानी जो भी अलायंसेज होंगे उसके लिए वो सक्षम है किसी से भी बात करने के लिए। इसका यही मतलब होता है जनरली। पार्लियामेंट के दोनों हाउस नहीं चल रहे हैं, ये भी आप जानते हैं। रोज हंगामा हो रहा है। पार्लियामेंट जो है वो दोनों हाउस ही स्थगित किए जा रहे हैं, पहले कुछ घंटों के लिए, बाद में फिर दूसरे दिन के लिए। तो ये एक बैकड्रॉप आपके समझ में आ गया। किसान एक तरफ आंदोलन कर रहे हैं, एक तरफ वो पेगासस का मामला है, वो जासूसी सॉफ्टवेयर का, जिसमें बहुत सारे लोगों के नाम आए हैं। खुद रूलिंग पार्टी के कुछ मंत्रियों के भी नाम हैं, राहुल गांधी का नाम है, और बहुत सारे जर्नलिस्ट के नाम हैं। ममता बनर्जी के सेक्रेटरी वगैरह के नाम है, और शायद उनके भतीजे का भी नाम है, अभिषेक का भी नाम है। तो ये एक बैकड्रॉप है। अब जो बात आपको बताने की है वो ये है कि 2024 यानी ममता बनर्जी का बंगाल इलेक्शन जीतने के बाद हौसला बहुत बुलंद है, और जिस तरह से उनकी बॉडी लैंग्वेज है, या जिस तरह से वो एक टकराव की राजनीति बनती जा रही है केंद्र के साथ, तो ये तो समझ में आ रहा है कि 2024 में एक बड़ा टकराव होगा भारतीय जनता पार्टी वर्सेस ममता बनर्जी वर्सेस, शायद अगर एक तरफ हो जाए तो कोई एक यूपीए की तरह कोई ग्रुप, या फिर कोई ममता बनर्जी लेड ग्रुप, या फिर कोई ऐसा हो जिसको कांग्रेस लीड करे बट ममता बनर्जी सपोर्ट करे। तो ये सारी आकलन अभी तक थे, ये आज शाम तक ये बातें थी, लेकिन अब बातें कुछ साफ होती जा रही हैं। साफ क्या हो रही है ये मैं आपको बताता हूं कि फॉर्मूला क्या बना। आप जानते हैं ममता बनर्जी ने सोनिया गांधी जी से मुलाकात की। कल वो शायद शरद पवार जी से मिलेंगी, अखिलेश यादव से मिलेंगी, आज शायद शाम को वो अरविंद केजरीवाल से भी मिली हैं 6 बजे। कल और भी कांग्रेस के 4 बड़े लीडरों से मिली थी, जैसे कि आनंद शर्मा है, कमलनाथ है, अभिषेक मनु सिंघवी हैं, और दीगर इस तरह के जो कांग्रेस के बड़े थिंक टैंक लीडर माने जाते हैं, उनसे उनकी मुलाकात हुई थी। अब इन सारी बातों को अगर संक्षेप में जोड़ा जाए और एक उसका मफहूम निकाला जाए, एक मीनिंग निकाली जाए, तो फॉर्मूला क्या है बेसिकली? फॉर्मूला ये है कि शरद पवार जी के लीडरशिप में, जी आपने सही सुना, ममता बनर्जी नहीं, शरद पवार जी के लीडरशिप में एक बड़ा अलायंस बन रहा है, जो बेसिकली अलायंस का नाम ना हो शायद, लेकिन जहां पर सारी की सारी ऑपोजिशन एक तरफ होगी। यानी किसी के अगर 4 MP हैं, किसी के 10 MP हैं, किसी के 2 ही हैं, किसी का 1 ही है, तो इन सारे लोगों को एक तरफ जोड़ा जा रहा है, और जोड़ने का काम कर रही हैं खुद ममता बनर्जी, और वो हर दल से मुलाकात कर रही हैं, हर दल के लोगों से, लीडरों से मिल रही हैं, और उनको ये बता रही हैं कि आप हमारा योगदान करें, हमारे साथ आएं, 2024 में हम इस सरकार को बदल देंगे। तो बदलने के लिए जो आप जानते हैं कि जितनी सीटों की जरूरत है वो ना ममता बनर्जी के पास है, ना कांग्रेस के पास है, ना शरद जी के पास है, और इन सबके मिलाकर के भी इतनी सीटें नहीं हैं कि ये नरेंद्र मोदी की सरकार को चैलेंज कर सके 2024 में। तो फॉर्मूला क्या है? तो फॉर्मूला ये है कि टोटल जितनी सीटें हैं पार्लियामेंट में इस वक्त लोकसभा में, उसमें 375 सीट ऐसी हैं जहां बीजेपी बहुत मजबूत है, या जो बीजेपी जिन पर जीतने की संभावना बहुत ज्यादा है। 200 सीटें ऐसी हैं जिस पर बीजेपी और कांग्रेस का डायरेक्ट आमना सामना है, यानी ये कहना मुश्किल है कि कौन जीतेगा अगर इन दोनों की टक्कर होती है तो। और लगभग 175 सीटें ऐसी हैं जिस पर रीजनल पार्टी, यानी शरद पवार जी की पार्टी,
शिवसेना या डीएमके, तृणमूल कांग्रेस, जेडीयू या और इस तरह की जो भी पार्टियां हैं वो कह सकते हैं 175 सीट का एक आंकड़ा है जिस पर रीजनल पार्टीज की से है। यानी ना वहाँ पर कांग्रेस मजबूत है, ना वहाँ पर बीजेपी मजबूत है, और रीजनल पार्टी वहाँ पर मजबूत है। तो अब ये सारा कुछ बने कैसे? तो ममता बनर्जी ने एक फॉर्मूला तैयार किया है जो वो सबको सुना रही हैं, सबको बता रही हैं। फॉर्मूला ये है कि 375 सीटें जहां बीजेपी की हैं, उन 375 सीटों पर जो भी पार्टी का नेता ऐसा होगा या पॉलिटिकल पार्टी ऐसी होगी जो बीजेपी को हराने की पोजीशन में हो उस पर्टिकुलर सीट पर, यानी सीट बेस्ड कैंडिडेट्स का सिलेक्शन होगा इन 375 सीटों पे। हो सकता है कि किसी सीट पर कांग्रेस मजबूत दिख रही हो कि ये हरा सकती है, तो सारे दल मिलके एक कैंडिडेट देंगे, यूनाइटेड ऑपोजिशन का कैंडिडेट होगा एक, जो कि कांग्रेस का होगा। किसी सीट पर ऐसा लगे कि तेलंगाना टीआरएस मजबूत है और शायद वो जीत सकती है, तो सारी पार्टियां जिनकी से है वो बीजेपी के खिलाफ टीआरएस का कैंडिडेट देंगी और वो यूनाइटेड कैंडिडेट होगा ऑपोजिशन का। यानी उनके खिलाफ, उस कैंडिडेट के खिलाफ कोई और ऑपोजिशन का कैंडिडेट नहीं होगा। यानी सीधा सीधा 375 सीटों पर उन लोगों के साथ बीजेपी के कैंडिडेट्स की लड़ाई होगी, आमना सामना होगा जो उस सीट पर शायद मजबूत है बीजेपी के बाद सबसे ज्यादा, किसी का भी पार्टी के हो सकते हैं। वो 375 सीटें तो लगभग ऐसी हैं। 200 सीटें ऐसी हैं कांग्रेस जहां पर आमना सामना है, यानी बीजेपी जीत सकती है या कांग्रेस जीत सकती है। ये 200 सीटों पर कांग्रेस अकेली कॉन्टेस्ट करेगी और कोई भी ऑपोजिशन का लीडर, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इन सीटों पर अपना कैंडिडेट नहीं देगी। यानी 200 सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी का सीधा आमना सामना होगा, सीधी टकराव होगी। तो ये अब 375 के बाद 200 सीटें ये भी हो गई, और 175 सीटें वो होंगी जहां पर रीजनल पार्टीज मजबूत हैं। बीजेपी के खिलाफ उन सीटों पर कोई नेशनल पार्टी, यानी कांग्रेस उन सीटों पर मजबूत नहीं है, लेकिन क्योंकि वहां पर कांग्रेस भी कैंडिडेट दे देती है, लेफ्ट भी कैंडिडेट दे देती है, टीएमसी भी कैंडिडेट दे देती है। अगर बंगाल के संदर्भ में कहें, अगर तेलंगाना का कहें तो तेलंगाना में वो भी कैंडिडेट दे रहे हैं, कांग्रेस भी कैंडिडेट दे रही है, और भी लोग कैंडिडेट चूज करके भेज रहे हैं। तो ये डिवीजन ऑफ वोट्स जो होता है ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज के कैंडिडेट्स का, जो वोट डिवाइड हो जाता है, ये डिवाइड ना हो, इसीलिए इन 175 सीटों पर रीजनल पार्टीज ही कैंडिडेट देंगी जिन पर वो मजबूत है। यहाँ क्या कांग्रेस या और दूसरी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इन सीटों पर अपना कैंडिडेट नहीं खड़ा करेगी। तो यानी 175 सीटों पे रीजनल पार्टीज का आमना सामना होगा बीजेपी के साथ डायरेक्टली, 1-on-1 फाइट। 200 सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी का आमना सामना होगा, 1-on-1 फाइट। और 375 सीटों पर बीजेपी का उन कैंडिडेट्स के साथ 1-on-1 होगा जो शायद किस पॉलिटिकल पार्टी के होंगे अभी कहना मुश्किल है। अभी ये बहुत प्राइमरी स्टेज है, अभी इस पर और आकलन होना बाकी है। तो ये उनके साथ मुकाबला होगा जो वहां पर सेकंड बेस्ट है या जो जीतने की पोजीशन में है वहां पर, कि अगर डिवीजन ऑफ वोट नहीं होता है। तो फॉर्मूला तो बहुत अच्छा है, बहुत लाजवाब फॉर्मूला है, लेकिन अब इसमें दिक्कत यह है कि यहां पर प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट कौन होगा। तो इसका भी ममता बनर्जी ने जो खुलासा किया है वो ये किया है, जो छन करके बात आती है। अभी तो ये सारा कुछ ड्राइंग रूम में ही हो रहा है, हम जो आपको बता रहे हैं ये हम वो बता रहे हैं जो शायद कमरों में बैठकर बात हो रही है, जो शायद अभी पब्लिक डोमेन में नहीं है। एक स्ट्रेटेजी जो बन रही है वो मैंने आपको बताया। तो ममता बनर्जी का ये मानना है कि प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट हम जीतने के बाद तय करेंगे, यानी कौन प्राइम मिनिस्टर होगा इसका फैसला आज नहीं होगा। आज सिर्फ इतना ही फैसला होगा कि कितनी सीटों पर कौन लड़ रहा है और कहां कहां लड़ रहा है, इसको लेकर के अभी से तैयारी शुरू हो रही है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर ये इस तरह से सेट हो जाता है सारा कुछ, अगर ये सब कुछ इस तरह से हो जाता है, तो भारतीय जनता पार्टी का एक इलेक्शन लड़ने का एक तरीका है।
जैसे कि वो आप कहिए, हर पार्टी का अपना एक स्ट्रेटेजी होती है, बीजेपी की स्ट्रेटेजी को कैसे काउंटर करेंगे, या अगर कोई ऐसा कोई पॉलिटिक्स होता है जहां पर कोई भी पार्टी अगर किसी रिलीजन का इन्वॉल्वमेंट करती है, किसी रिलीजियस प्लेस का इन्वॉल्वमेंट कराती है, तो फिर उसका काट क्या होगा, उसका तोड़ क्या होगा। उसका तोड़ भी ममता बनर्जी ने पेश किया है। जिन लोगों से भी उनकी मुलाकात हुई है उनको बता रही हैं वो, और भी जिन लोगों से उनको मिलना है कल और परसों में, उनको भी ये बता रही हैं। जो कह रही हैं वो ये है कि हर बात के जवाब के लिए ज़रूरी नहीं है कि उनके हिसाब से ही खेला जाए और रूलिंग पार्टी के हिसाब से ही स्ट्रेटजी बनाई जाए। यानी अगर भारतीय जनता पार्टी किसी मंदिर का, मस्जिद का या एनआरसी, सीए या इस तरह का कोई मुद्दा उठाती है, तो ऑपोजिशन पार्टियां उसको ना काउंटर करते हुए, उसमें ना फंसते हुए, उसको एक लॉजिकली तरीके से काउंटर करेंगे। और काउंटर किन चीज़ों से करेंगे? वो काउंटर करेंगे बेरोजगारी से, वो काउंटर करेंगे नोटबंदी से, वो काउंटर करेंगे राफेल से, वो काउंटर करेंगे पेगासस से, वो काउंटर करेंगे किसान आंदोलन से। तो इन चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक के बीच में उजागर करेंगे, पब्लिक डोमेन में लाएंगे, और इसकी तैयारी अभी से शुरू हो रही है। तो ये एक बड़ी खबर थी, मुझे लगा आप लोगों को मालूम होना चाहिए, आपको बताना चाहिए, इसलिए मैंने आपको बताया है। अब बहुत सारे लोगों का ये भी मानना है कि ये सारी बातें तो 2016-17 में हुई हैं, मतलब 17 से तैयारी हो रही थी और उसके बाद भी ऑपोजिशन पार्टीज 19 में हार गई। बात तो यही थी, राफेल तो 19 में 1 नंबर पर चल रहा था। कांग्रेस का एक नारा भी था चौकीदार को लेके, वो भी बहुत फेमस हो रहा था। बेरोजगारी के लिए भी लोग परेशान थे, चीज़ों के दाम बढ़ रहे थे, उससे भी लोग परेशान थे। मगर उसके बाद भी बीजेपी ने 14 से ज़्यादा बड़ी जीत 19 में रजिस्टर करी। तो उसको कैसे काउंटर करेंगे? तो उसको काउंटर करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट उन्होंने एक सजेशन दिया, उन्होंने एक खुलासा किया, उन्होंने एक बात बताई। उन्होंने ये बताया कि 19 में हम लड़ जरूर रहे थे बीजेपी के खिलाफ, मगर हम यूनाइटेड ऑपोजिशन नहीं थे। हम अपना कैंडिडेट दे रहे थे, साथ ही साथ और भी ऑपोजिशन पार्टीज अपने अपने कैंडिडेट उन सारी सीटों पर दे रहे थे जहां उनकी से नहीं भी है। जो शायद 500 वोट काट रहे थे, 400 वोट काट रहे थे, 5000 वोट काट रहे थे, 10,000 वोट काट रहे थे। अल्टीमेटली जो बीजेपी की जीत थी वो 7-8 हज़ार वोट से हो जाती है या 10,000 वोट से हो गई थी। लेकिन जबकि आप देखेंगे कि वोट जितने बटे ऑपोजिशन पार्टीज के कैंडिडेट को, कि ए बी सी डी जो बीजेपी के खिलाफ खड़े हुए थे, उन्होंने सबने, किसी ने 5,000 वोट लाया, कोई 8,000 लाया, कोई 10,000 लाया, कोई 20,000 लाया। अगर आप उन वोट्स को एक जगह जोड़ दें तो आप देखेंगे कि ए बी सी डी मिल करके शायद 50,000 थे और बीजेपी 40,000 से वोट ला करके जीत गई थी। तो यानी अगर ये ABCD मिल जाते हैं तो 50,000 वोट की उम्मीद ममता बनर्जी ने जताई है कि उनको मिल सकते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट था जो दिल्ली में हो रहा है। मुझे लगा कि आपको बहुत बताना चाहिए, ज़रूरी चीज़ है। तो ये मैंने आपके सामने खुलासा किया और हम इस पर नज़र रखेंगे। जैसे ही हमको और भी कुछ समझ में आएगा कि आपके साथ शेयर करना चाहिए तो हम इमीडिएटली आपको बताएंगे। धन्यवाद।